कहानी जो जी चाहे वो लिखे। हो स्कूल टीवी से अब समझे और सीखे। सपनों के बादल में उड़ जाए, नॉलेज के जंगल में खो जाए। सपनों के बादल में उड़ जाए। नमस्ते बच्चों, मेरा नाम विभूति बहल है और मैं मुंबई शहर की निवासी हूँ। जब मुझसे पूछा गया कि अगर मैं आप सबके लिए मास्टर क्लास लूँगी तो मैं थोड़ी दुविधा में ज़रूर पड़ गई। मैं आप सबको क्या सिखा सकती हूँ जिससे आपका लाभ हो, जिसमें आपकी रुचि हो और जिससे आगे जाकर आपको लाइफ में फ़ायदा हो। फिर बहुत सोचने और समझने के बाद मैंने ये निर्णय लिया कि मैं आपसे उस चीज़ के बारे में बात करूंगी जो मेरे दिल के बहुत करीब है, और वो है बिजनेस। हाउ टू रन अ बिजनेस, या अपना काम और बिजनेस कैसे चलाया जाए और शुरू किया जाए। मैं बहुत छोटी थी जब मैंने अपनी दादी को बड़े रोब से कहा था कि मैं बड़े होकर अपना बिजनेस शुरू करूंगी, और आज मैं 30 साल की हूँ और मेरा बिजनेस 5.5 साल पुराना है। मैं फैशन डिज़ाइनिंग करती हूँ और बच्चों, लड़कियों और औरतों के लिए कपड़े बनाती हूँ। जब हम बिजनेस शब्द सुनते हैं तो थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, क्यों होगा, और हम किताबी बातों में उलझ जाते हैं। लेकिन बिजनेस और लाइफ में अगर हमारे पास ये 3 चीज़ें हों तो हम बड़ी दूर तक जा सकते हैं, और ये है पैशन, स्किल्स और फाइनेंस। और आज हम इन तीनों मुद्दों पर बात करेंगे। जिंदगी की जिस मोड़ पर आप हैं, इस मोड़ पर आपके पास अपने आप को पहचानने और समझने का वक्त है, और आपको इस वक्त का पूरा फायदा उठाना चाहिए। तो चलिए हम अपने पहले पॉइंट पर बात करते हैं, जो है पैशन। पैशन का मतलब है रुचि, इंटरेस्ट, या जिस चीज़ को कर कर हमारा दिल बहुत खुश हो जाता है। पैशन क्रिकेट हो सकता है, फुटबॉल हो सकता है, कुकिंग में हो सकता है, डांसिंग में हो सकता है, डॉक्टरी में हो सकता है, इंजीनियरिंग में हो सकता है, टीचिंग में हो सकता है, किसी चीज़ में भी आपका पैशन हो सकता है। मेरा पैशन टेक्सटाइल्स या कपड़े है। मैं हर कपड़े को देखकर उसकी डिटेल को जानना ज़रूरी समझती हूँ। क्या ये हैंडलूम है या पावरलूम है, चरखे का है या मिल का है। इस तरह पहले आप अपने पैशन को ढूंढिए। किस चीज़ में आपकी सबसे ज़्यादा रुचि हो। पैशन और हॉबी काफ़ी हद तक तो एक साथ चलते हैं, लेकिन कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो पैशन को बिजनेस में बनाई जा सके। और ये कैसे हो सकता है? असली पैशन तो हम बिजनेस में तब कन्वर्ट कर सकते हैं जब हम कोई ऐसी चीज़ बनाएं जिसके खरीदार बहुत हो, जिसको देखकर सामने वाला हमारी मेहनत को पहचाने और उसे खरीदने के लिए फट से तैयार हो जाए। मार्केट में एक ऐसा नया, फायदेमंद और सुंदर प्रोडक्ट लाना चाहिए जिसके लिए खूब डिमांड या मांग हो, और जिस चीज़ की आपकी शहर या गांव या देश में डिमांड हो और आप उसे पहचान सकें, उस पर ध्यान लगा सकें और अपने पैशन से उसे बिजनेस बना सकें, तो प्रॉफिट या फ़ायदा आपका ही है। मार्केट में एक ऐसा नया, फायदेमंद और सुंदर प्रोडक्ट लाना चाहिए जिसके लिए खूब डिमांड या मांग हो, और जिस चीज़ की आपके शहर या गांव या देश में डिमांड हो और आप उसे पहचान सके, उस पर ध्यान लगा सके और अपने पैशन से उसे बिजनेस बना सके, तो प्रॉफिट या फ़ायदा या मुनाफा आपका है। अब चले हम दूसरे पॉइंट पर ध्यान देते हैं। हमारा दूसरा पॉइंट है स्किल्स या स्किल डेवलपमेंट।
इसका मतलब है अपने पैशन को बढ़ाना, उसके बारे में कुछ सीखना। जैसे मेरी रुचि फैशन डिज़ाइनिंग में है तो मैं फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स करूँगी या उसके बारे में किताबों या इंटरनेट से कुछ सीखूँगी। अगर आपकी रुचि पेंटिंग, कुकिंग, टीचिंग, इंजीनियरिंग या कुछ प्रोडक्ट्स बनाने में है तो आप अभी ही उसको पहचान सकते हैं। आप अपनी पढ़ाई या इंटरनेट के माध्यम से उसे पढ़ सकते हैं। आजकल तो हर घर और हर बच्चे के पास जियो मोबाइल है। कितने लोग टिकटॉक पर अपना मनोरंजन करते हैं। जिस इंटरनेट ने आपको टिकटॉक दिया है वही इंटरनेट आपको अपने पैशन के लिए बहुत जानकारी दे सकता है। आप दुनिया में कोई भी टॉपिक पर इंटरनेट से जानकारी ले सकते हैं। कौन सी चीज़ कहाँ बनती है, किस चीज़ की कहाँ ज़रूरत है, किस चीज़ को समझने के लिए आपका कौन सा कॉलेज में कौन सा कोर्स करना है, आप ये सब जानकारी इंटरनेट से ले सकते हैं। आप अपनी टीचर्स और लाइब्रेरी में भी ये पा सकते हैं। कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। चलिए अब हम अपने आखिरी पॉइंट पर बात करते हैं और वो है फाइनेंस। फाइनेंस का मतलब है पैसे। कोई भी बिजनेस चालू करने से पहले आपको सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी पैसों की। और पैसों का जब मामला आता है तो हम कमाना तो खूब चाहते हैं, लेकिन इस टॉपिक पर बात करना हमें बहुत बोरिंग लगता है। अगर आपने अपने पैशन पर ध्यान दिया है और आप अपना बिजनेस बहुत छोटे स्केल पर पहले चलाना चाहते हैं तो पैसे अरेंज करने के लिए बहुत साधन हैं। आप घबराइए नहीं। पैसों के मामले में हमारे आसपास उनको अरेंज करने के लिए हमारे पास बहुत तरीके हैं और इन तरीकों को मैं आपके सामने आज बताने वाली हूँ। पहला तरीका है बैंक लोन, मतलब बैंक से कर्जा लेना। जब हमारा बिजनेस चालू हो जाएगा तो हम बैंक को वो पैसे वापस कर देंगे। दूसरा तरीका है फ्रेंड्स एंड फैमिली लोन, मतलब अपने दोस्तों और परिवार वालों से कर्जा लेना और बिजनेस चालू होने पर उनको वापस कर देना। तीसरा हमारे पास तरीका है माइक्रो फाइनेंसिंग लोन्स। गांव और शहरों में काफ़ी संस्थाएं ऐसी हैं जो छोटे छोटे बिजनेस के लिए कर्जा देने के लिए बहुत आसानी से तैयार हो जाती हैं। चौथा तरीका हमारे पास NGO हेल्प भी है। NGO का मतलब है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होती हैं जो होशियार बच्चों को हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। आपको अगर अपना पैशन बढ़ाना है तो आपका हमेशा हाथ उठाएंगे और बढ़ाएंगे। अगर आपका पैशन बुनाई, कढ़ाई या फैशन डिज़ाइनिंग है तो दस्तकारी समिति आपकी ज़रूर हेल्प करेगी। वो पैसे ही नहीं बल्कि आपके बिजनेस को कैसे शुरू किया जाए हर चीज़ में आपका साथ देंगी। और पांचवा और आखिरी तरीका है काम करना। आज से ही आप अपनी छुट्टियों या कोई भी टाइम पर पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं और अपने पैसे थोड़े थोड़े जमा कर कर अपना छोटा सा बिजनेस चालू कर सकते हैं। आप अपना वक्त अगर सही से बिताएं तो आप कमाना आज से ही शुरू कर सकते हैं। इन 3 चीज़ों को कैसे मैंने अपने बिजनेस में यूज़ किया है मैं अब आपको बताती हूँ एक छोटी सी कहानी में। मेरा सपना था कि मैं अपना बिजनेस शुरू करूँ। मैंने बहुत सोचने और समझने के बाद अपना पैशन ढूंढ निकाला और वो था फैशन डिज़ाइनिंग और कपड़े बनाना। मेरा दिल हर प्रकार के कपड़ों को देखकर खुश हो जाता था और मैं उनके बारे में सारा टाइम सोचती रहती थी। बुनाई, कढ़ाई, सिलाई, आकार, रंग इत्यादि। मुझे ऐसे कपड़े बनाना था जिनको देखकर सारी लड़कियां और औरतें खुश हो जाएं और इतनी सुंदर लगे कि वे उनको खरीदने से ना ही ना कर पाएं। मैंने अपने पैशन को आगे बढ़ाने के लिए फैशन डिज़ाइनिंग के इंटरनेट से बहुत सारे कोर्सेज किए।
आज का नया ट्रेंड क्या है, आज का नया फैशन क्या है, आज बॉलीवुड में क्या चल रहा है, इन सब की जानकारी मैं रोज रखती थी। मैं हमेशा अपनी जानकारी को एक कदम और आगे बढ़ाना चाहती हूँ। और अंत में अपना बिजनेस चालू करने के लिए मैंने अपनी फैमिली या परिवार से मदद मांगी और उन्होंने मुझे फुल सपोर्ट करी और आज मेरा बिजनेस चालू है, शुरू हो गया है, 5.5 साल पुराना है। मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ और आत्मनिर्भर हूँ। तो बच्चों, ये है बिजनेस के 3 सबसे महत्वपूर्ण चीजें। आप अपने बिजनेस का क्या नाम रखेंगे, अपने बिजनेस कार्ड पर क्या लिखेंगे, हर चीज आज से ही सोचना चालू कर दीजिए। दुनिया उनकी होती है जो अपने सपनों के पीछे जी जान लगाकर भागते हैं। तो अपना वक्त अपने पैशन को ढूंढने में लगाएं, अपने हुनर को आगे लेके जाएं और एक ऐसा बिजनेस चालू करें जो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बनकर रह जाए। तो बच्चों, एंड में मैं आपको एक एक्टिविटी देना चाहती हूँ। हम सबको आज से ही एक बिजनेस आइडिया ढूंढने में लगना है। आप अपने घर, गांव, जिला या शहर में एक ऐसी छोटी या बड़ी चीज़ की डिमांड ढूंढें और उस पर अपना पूरा बिजनेस प्लान बनाइए। आप अपने ही जाने पहचाने लोगों में एक क्वेश्चन पेपर बनाइए और उनकी राय लीजिए कि उन्हें क्या चाहिए। इसे हम सर्वे या मार्केट रिसर्च कहते हैं। क्या मम्मी के बनाए गए चटपटे पापड़ और अचारों की कोई मार्केट में डिमांड है और वो बिजनेस में बदल सकते हैं? क्या आप पुराने कपड़ों को रीयूज और रिसाइकिल कर कर कुछ भी घर के लिए नई चीज़ बनाकर उसे बेच सकते हैं? आप सबका एक बिजनेस आइडिया ढूंढना और अपने बिजनेस के नाम सोचना बहुत ज़रूरी है और ये नाम आप हमें भेजेंगे। और फाइनली 1 हफ्ते में आप कितना आगे बढ़ सके और कितने पैसे कमा पाए, आप हमें ये बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चलिए, आज के लिए इतना ही। मैं अब आपको और बोर नहीं करूँगी। अब चलती हूँ। धन्यवाद। आप सभी बच्चों से यह अनुरोध है कि आप भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लीजिए और अपनी एंट्रीज को हमारे पास भेजिए। आप अपनी एंट्रीज हमें 3 तरीकों से पहुंचा सकते हैं। पहला, व्हाट्सएप द्वारा इस नंबर पर भेज सकते हैं। नंबर है 9321961744 9321961744। दूसरा, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं इस मेल आईडी पे BEPCDDPROGRAM@gmail.com या आप हमें डाक के माध्यम से भी अपनी एंट्रीज भेज सकते हैं इस पते पर। गुणवत्ता संभाग, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, शिक्षा भवन, राष्ट्रभाषा परिषद परिसर, सैदपुर, राजेंद्र नगर, पटना 800004। बच्चों, आपको अपनी एंट्रीज हमें इस प्रारूप में भेजनी है। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम, फिर विद्यालय का नाम, उसके बाद कक्षा और एकदम अंत में जिला। इस तरह से लिखकर आप अपनी एंट्रीज हम तक पहुंचा सकते हैं। और याद रखें, आप हमें अपनी एंट्रीज आने वाले शुक्रवार शाम 6 बजे तक ही भेज सकते हैं। धन्यवाद। एक लेखक होने की सबसे अच्छी बात क्या है? मुझे लगता है कि लेखक आपको भिन्न भावनाओं को प्रोसेस करने में मदद करती है और इसकी यह सबसे अच्छी बात है। आप अनुभव और भावनाओं को कला में बदल सकते हैं और यह सबसे अच्छा रिजल्ट है। हेलो, मेरा नाम फैज है। मैं एक लेखक हूँ, कवि हूँ और मैंने अभी तक 4 अंग्रेजी किताबें लिखी हैं।
पिक्चर्स ऑफ लाइफ, द फिरागो, सुपरनोवा और मिडनाइट सन, जिनमें कई कहानियां और कविताएं हैं। मैं ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड के रॉयल एशियाटिक सोसाइटी का भी सदस्य हूँ और मैं अभी अशोका यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स ऑनर्स परस्यू कर रहा हूँ। कई अखबारों और मैगजीन्स के लिए भी मैंने लिखा है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कविता कैसे लिखते हैं, उसकी संरचना या स्ट्रक्चर, और कैसे आप भी लिख सकते हैं एक खूबसूरत सी कविता। मैं अपनी जिंदगी की कई किस्से भी बताऊंगा आपको कि कैसे मैं लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स गया था, या मैंने कैसे अपनी पहली किताब लिखी थी, और फिर शायद इस प्रोग्राम के एंड में आपको भी मन कर जाए अपनी एक खुद की किताब लिखने का। तो फिर एक लेखक या कवि की जिंदगी कैसी होती है? इसका जवाब है बहुत ही हसीन। मैं कभी सोचा भी नहीं था कि एक किताब लिखने के बाद ये सब होगा जो वास्तविक में मेरे साथ हुआ। मैं अपने सपनों के विद्यालय लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स गया और उसके YouTube चैनल पर इंटरव्यू दिया। I'm having the time of my life, just meeting different people, just exploring the city. और मैंने सीखा कि लोग भले ही अलग शहर से हों, अलग देश से हों, हम लोग काफी एक जैसा सोचकर एक साथ मिलजुल कर नया सीख सकते हैं। मैंने कई बड़े लोगों के साथ काम करने का सौभाग्य पाया। हमारे फॉर्मर RBI गवर्नर रघुराम राजन, टाटा ब्रांड कस्टोडियन मुकुंद राजन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर नवीन चावला, लेखक अमिताभ घोष और कई और बड़े चेहरों के साथ मुझे काम करने को मिला। इससे मैंने सीखा कि उनको जो कामयाबी मिली वो उनकी लगातार मेहनत से है और उनकी स्थिरता से है। मैं अपनी पढ़ाई अशोका यूनिवर्सिटी, भारत की सबसे बड़ी लिबरल आर्ट्स यूनिवर्सिटी में कई अच्छे पल बिताए और काफी कुछ सीखने को मिला अर्थशास्त्र और इंग्लिश लिटरेचर के एरिया में। मैंने कई इंटरव्यूज दिए, स्पॉटिफाई के पॉडकास्ट, गुडरीड्स का पेज, रेडियो इंटरव्यूज दिए, और मुझे लोगों से बात करना और अपने किस्से दूसरों के साथ शेयर करना बहुत अच्छा लगा। Hello, I am Faz Yusuf. With everything happening around the world, my heart goes out for all healthcare workers and service sector employees who are working day and night amidst the COVID-19 pandemic, and I salute their courage and sacrifice. मैंने कई अखबारों के लिए लिखा और उस पर लोगों का विचार सुनने को मिला। उससे मैंने खुद बहुत सीखा और देश के कई जरूरी मुद्दों पर बोलने का मौका मिला। अभी कुछ ही दिन पहले रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड ने मुझे सदस्य बनाया। सोचकर ही कि पहले सदस्य रविंद्रनाथ टैगोर जैसे बड़े हस्ती रह चुके हैं, मुझे बहुत ही सम्मानित महसूस हुआ। मैंने स्लैम पोएट्री भी किया, एक पोएट्री का रूप जिसको आप एक रिदम में लोगों के सामने पेश कर सकते हैं और उससे आप अपने ऑडियंस के साथ डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। Sky, clouded in white madness, lingers under an apparent silence. Fissures flagging the way now become abundant, and the rush of the wind breaks the stillness of the moment. You turn your head towards me in a blend of rattling contemplation and unnerving angst. A swift gale of air makes your cinnamon brown hair shroud your face partially. That usually used to brighten up on seeing mine, but all it could do now is question the reason behind the isolating bearing I had on me. You gaped with wide jittery eyes at what was happening and seemingly invigorated distress concerning what was about to unfold. मेरी सबसे नई किताब मिडनाइट सन ऑथर अकेडमी अवार्ड के लिए नॉमिनेटेड है और मैं उसकी खुशी इजहार भी नहीं कर सकता। ये सबके साथ साथ मुझे कई ऐसे दोस्त मिले जिन्होंने मेरा मनोबल बढ़ाया और इस मुकाम पर खड़ा किया। मेरी नानी नाना, मेरी बहन, मेरे माता पिता और मेरा पूरा परिवार, ये सबके साथ मुझे ये भी महसूस हुआ कि अब चाहे जीवन में कितनी भी सफलता पा ले, अब अंत में वापस अपने परिवार ही के पास आते हैं। मैं बड़ा हुआ था बिहार के पटना शहर में और मैंने स्कूलिंग की थी दिल्ली पब्लिक स्कूल से। आपको लगेगा कि मुझे बचपन से लिखने और पढ़ने का बड़ा शौक होगा, लेकिन वो बात आधी सच है।
मैंने अपनी पहली कविता 13 साल की उम्र में लिखी थी और उसका भी काफी मजाकिया सी कहानी है। असल में मैं अपनी नानी, या जैसे मैं उनको बुलाता हूँ नानी जान, से बहुत प्यार करता हूँ और उनका बर्थडे आ रहा था। मुझे लगा कि मुझे उनके लिए कुछ स्पेशल करना चाहिए, बट ना मुझे कोई सुरों का ज्ञान था, ना मैं और कोई तरीका जानता था कि मैं उन्हें ये बता सकूं कि वो मेरे लिए कितनी स्पेशल है। तो मैंने सोचा कि एक कविता लिख देता हूँ और मैंने उनको अपने दिमाग में रखा और लिख दिया एक कविता। जब मैंने उन्हें ये दिखाया तो उन्हें ये बेहद पसंद आया और उन्होंने पूरे परिवार को ये सुनाया। सबने बोला कि काफी अच्छा है और मैंने सोच लिया कि चलो, अगर मैं कविता लिखने में अच्छा हूँ तो और लिखता हूँ। ऐसे ही 2 साल में मैंने अपनी पहली किताब लिख डाली, मेरी पहली किताब पिक्चर्स ऑफ लाइफ। इससे मैंने 2 चीज सीखा। पहला, कि आपको किसी भी सब्जेक्ट या लैंग्वेज में बहुत अच्छा होने की जरूरत नहीं है लिखने के लिए। हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि हम लिखते हैं आपस में बात करने के लिए, भावनाओं को शेयर करने के लिए, और जब तक आपके पास वो इमोशंस हैं या आपके पास कोई चीज है जिससे आप कहना चाहते हैं, आप लिख सकते हैं और बहुत अच्छा लिख सकते हैं। दूसरी बात है कि मैंने हमेशा बचपन से अपनी जिंदगी पर लिखा। वही एक तरीका था कि मुझे लिखना कभी कोई काम नहीं लगा। शायद आप भी कभी सोचे होंगे कि आपको बड़े होकर किताब लिखना है, एंड वो बहुत अच्छी बात है, मगर किताब लिखने में सबसे बड़ी मुश्किल जो आती है वो लोग शुरू करने से पहले ही हार मान जाते हैं। कई बार उन्हें ये काम जैसा लगने लगता है थोड़े दिनों बाद। और कंसिस्टेंसी यानी स्थिरता वक्त के साथ बहुत जरूरी है। ये तभी आता है जब हमारा मन चाहता है और हमें सही में मजा आता है लिखने में। कविताएं लिखने वक्त थोड़ी और मुश्किलें आती हैं या समझ में नहीं आता कैसे लिखें, तो फिक्र मत करिए, मैं आपको अभी अच्छे से पूरा बताऊंगा। लोग अक्सर पूछते हैं कविता लिखते कैसे हैं, तो कविता लिखने के लिए आपको 3 चीज याद रखना बहुत जरूरी है। पहले, कि कविताएं छोटे वाक्यों की नहीं बल्कि छोटे वाक्यांशों की बनी होती है। आपको कम शब्दों में पूरी बात बोलनी होती है। तब इसमें ये बात आती है कि ये शब्द हम जो यूज कर रहे हैं वो बहुत केयरफुली चुनी जाए। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। जिंदगी जख्मों से भरी है माना, वक्त को मरहम बनाना सीखो। मौत से एक दिन हारना है जरूर, जिंदगी से तो जीतना सीख लो। हमें ये सुनने में बड़ी ही अच्छी लगी, लेकिन ऐसा क्यों? इसमें क्या है जो इसको दूसरे लिखे हुए निबंधों और अनुच्छेद से अलग करती है? जैसे मैंने पहले कहा, यहाँ हर एक शब्द बहुत ही सोच समझ कर डाला गया है। ऐसा कोई भी शब्द नहीं है जो जाया गया हो। हम जब इसका भावार्थ देखने की कोशिश करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये घर, भटकना और मरहम जैसे चीजों से ये कविता का कोई नाता ही नहीं है। जो नाता है वो उस भावार्थ से है जो घर जैसे शब्दों के द्वारा हमें बताना चाह रहा है, और इसी को कहते हैं रूपक अलंकार या मेटाफर। ऐसे ही काफी तरीके हैं जिनसे हम अपनी दिल की बातें इनडायरेक्ट तरीके से लोगों को कह सकते हैं। हर बात जो जुबान पर आती है एक कविता में, उसे शब्द के शाब्दिक अर्थ से नहीं देखते, उसके ओवरऑल भाव, मीनिंग या अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं। तो फिर बात आती है कि हम लिखें कविता किस टॉपिक या विषय पर, और उसका जवाब है कि जो मन करे। एक अच्छी कविता दिल से लिखी जाती है, दिमाग से नहीं। भले ही आप उसमें कई अलंकार इस्तेमाल कर लें, जो आपको कहना है उसे कहिए इस तरीके से कि सामने वाले सुनकर मनमोहक हो जाए। मैंने अपनी निजी जिंदगी को एक मुद्दा बनाया और मैंने लिखा उस पर। आप भी जिंदगी या जो आप देखते हैं अगल बगल, उस पर लिख सकते हैं। और ये तरीके मुझे बड़े ही पसंद है, क्योंकि ये आपको अपने भावों को सिर्फ दूसरों के साथ शेयर करने का मौका नहीं देते, पर खुद के साथ भी अपने आप को बेहतर तरीके से समझने का मौका देते हैं। जब मैं परेशान था या उदास था तब मैंने लिखा कि क्या बात है जो मुझे खाई जा रही है। जब मैं खुश था तब भी मैंने लिखा
कि कौन सी बात है जो मुझे खुशी दे रही है और मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप कुछ नहीं लिख पा रहे हैं दिल से, तो फिर क्या करें? मैं जब नहीं लिख पाता हूँ, मैं जीवन का अनुभव करता हूँ। मेरे सारे लेखन वास्तविक जीवन की घटनाओं से रिलेटेड है, इसलिए मैं सिर्फ लिखने में एक ब्रेक ले लेता हूँ जब मुझे लगता है कि यह जरूरी है। मैं सिर्फ अपने दोस्तों के साथ बाहर जाता हूँ, कुछ दिन उन लोगों के साथ व्यवहारिक रूप से बिताता हूँ और एक जीवन जीता हूँ। अंत में मैं हमेशा कुछ ऐसा लिखता हूँ जो मैंने अनुभव किया और जिसके बारे में मुझे लिखने की चाह है। मेरी एकमात्र सलाह उन उभरते लेखकों के लिए यह होगी कि आपको अपने लेखन के साथ वास्तविक होना होगा। आप जो अपने आसपास देखते हैं और जो चीजों को महसूस करते हैं, उसे अपनी लेखन में डालना होगा और एक नए दृष्टिकोण से चीजों के देखने की चाह लानी पड़ेगी। एक लेखक होने के बारे में यह अच्छा हिस्सा हमेशा होगा कि आप जब लिखना चाहें तब आपके पास शब्द होंगे अपनी भावनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए। कुछ लोग अपने लिए लिखना चाहते हैं, लेकिन मैं हमेशा चाहता हूं कि मेरी रचना लोगों तक पहुंचे और उनके लिए एक उदाहरण बने। एक लेखक के रूप में मुझे ये करने को मिलता है। जिंदगी है और इसी जिंदगी पर मैंने कई कविताएं लिखी और अब मैं चाहता हूं कि आप कविताएं लिखें। मैं आपको चैलेंज करता हूं, एक कविता लिखकर मुझे भेजें। आप मुझसे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स या गो टू स्कूल पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी पोएम्स सेंड कर सकते हैं। आपको बस याद रखना है कि एक कविता सिर्फ मुश्किल शब्दों से नहीं बनती, लेकिन सच्चे दिल और मन से बनती है। मैं इंतजार करूंगा आपकी कविताएं सुनने के लिए। शुक्रिया। आप सभी बच्चों से यह अनुरोध है कि आप भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लीजिए और अपनी एंट्रीज को हमारे पास भेजिए। आप अपनी एंट्रीज हमें 3 तरीकों से पहुंचा सकते हैं। पहला, व्हाट्सएप द्वारा इस नंबर पर भेज सकते हैं। नंबर है 9321961744 9321961744। दूसरा, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं इस मेल आईडी पे BEPCDDPROGRAM@gmail.com, या आप हमें डाक के माध्यम से भी अपनी एंट्रीज भेज सकते हैं इस पते पर। गुणवत्ता संभाग, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, शिक्षा भवन, राष्ट्रभाषा परिषद परिसर, सैदपुर, राजेंद्र नगर, पटना 800004। बच्चों, आपको अपनी एंट्रीज हमें इस प्रारूप में भेजनी है। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम, फिर विद्यालय का नाम, उसके बाद कक्षा और एकदम अंत में जिला। इस तरह से लिखकर आप अपनी एंट्रीज हम तक पहुंचा सकते हैं। और याद रखें, आप हमें अपनी एंट्रीज आने वाले शुक्रवार शाम 6 बजे तक ही भेज सकते हैं। धन्यवाद। हाय, मेरा नाम स्मृति चौधरी है। मैं एक आर्टिस्ट हूँ और ग्राफिक डिजाइनर भी हूँ। मुझे ड्राइंग्स करना बचपन से ही बहुत पसंद है और मैं आज भी उतना ही एंजॉय करती हूँ। पहले मैं आपको अपना कुछ काम दिखाना चाहती हूँ, उसके बाद हम साथ में आर्ट भी बनाएंगे। ये ड्राइंग्स मैंने पेन से बनाई है। मुझे प्रकृति से बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। मेरे काम में ज्यादातर जानवर और पेड़ पौधे नजर आएंगे। और ये कुछ वाटर कलर पेंटिंग्स हैं। मुझे अलग अलग टेक्निक्स ट्राई करने में बहुत मजा आता है। मैंने अपने घर की दीवार पर ये हाथी वॉल पेंट से बनाया है। इसे बनाने में मुझे पूरा 1 महीना लगा था। आर्ट बनाने से मुझे बहुत शांति मिलती है और शायद आपको भी मिलती होगी। तो अब हम साथ में कुछ बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग ट्राई करेंगे।
हम क्रेयॉन्स और ब्लैक पेंट लेके ऐसे खिड़की के 2 व्यू बनाएंगे, एक जो आपकी खिड़की से दिखता है और जो आप खिड़की से देखना चाहते हैं। इसके लिए बहुत ही सिंपल टेक्निक की ज़रूरत है जो अब मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। अब मेरे टेबल पर चलते हैं जहाँ पे मैंने सारा सामान तैयार रखा है। तो इसको बनाने के लिए हमें चाहिए पेपर, मोटे पेपर से ज़्यादा अच्छा बनेगा, डिफरेंट कलर्स के क्रेयॉन्स, एक पेंट ब्रश, ब्लैक पोस्टर पेंट और कुछ भी शार्प जैसे टूथपिक या बोट पेन। सबसे पहले क्रेयॉन्स लेकर आपको पेपर पर खिंच-पिच करनी है। इसमें बहुत मज़ा आता है क्योंकि इस स्टेप में आपको कुछ सोचना नहीं है, बस आपके मनपसंद कलर्स लेकर आपको खूब एंजॉय करना है। ये करते वक्त आप सिर्फ ये ध्यान रखिए कि पेपर अच्छे से क्रेयॉन से कवर हो जाए। क्रेयॉन्स वैक्स यानी मोम के बने होते हैं, जिसकी वजह से उसके ऊपर से पेंट को खरोच के निकालना इजी हो जाता है। मैंने अपनी खिड़की के शेप को देखते हुए पेपर को स्क्वायर शेप में काटा है। आप आपकी खिड़की के शेप के हिसाब से काट सकते हैं। अगर आप पोस्टर पेंट को डायरेक्ट पेपर पर लगाकर करने की कोशिश करेंगे तो खरोचते वक्त पेंट के साथ पेपर भी निकल सकता है। अगर आपको कलरफुल आर्टवर्क नहीं पर ब्लैक एंड वाइट आर्टवर्क बनाना हो तो आप पेपर पर सिर्फ वाइट क्रेयॉन से भी कलर कर सकते हैं, और अगर क्रेयॉन्स ना हो तो आप मोमबत्ती को भी पेपर पर खींच सकते हैं। दोनों पेपर्स को क्रेयॉन से कवर करने के बाद हम उस पर पेंट का एक थिक कोट लगाएंगे। मैंने कैमलिन का सिंपल ब्लैक पोस्टर पेंट यूज़ किया है। आप पोस्टर पेंट की जगह एक्रिलिक पेंट या ब्लैक इंक भी यूज़ कर सकते हैं। पेंट लगाते वक्त आपकी ब्रश को एक ही डायरेक्शन में चलाएं, उससे पेंट सूखने के बाद काफ़ी इवन दिखेगा। अगर एक कोट लगाने के बाद आपको ऐसा लगता है कि पेंट बहुत पतला है तो आप उस पर एक कोट और लगा सकते हैं। इसको अच्छे से सूखने में कुछ आधा से 1 घंटा लग सकता है। अब ये पेंट पूरी तरह से ड्राई हो गया है। हम इसको अब स्क्रैच करना चालू कर सकते हैं। मैं पहले टूथपिक यूज़ कर रही हूँ, पर आपको अब मैं बोट पेन यूज़ करके भी दिखाऊंगी। आप कुछ भी शार्प चीज़ यूज़ कर सकते हैं, पर स्क्रैच करते वक्त जल्दबाजी ना करें। जल्दी करने से पेंट ज़्यादा निकल सकता है, पेपर फट सकता है, या फिर आप जो शार्प चीज़ यूज़ कर रहे हैं उससे आपको लग भी सकती है। मैं सबसे पहले खिड़की ड्रॉ कर रही हूँ। आप विंडो का शेप अपने घर की खिड़की को देखकर बना सकते हैं। मेरी खिड़की से मुझे पेड़ पौधे दिखाई देते हैं, इसलिए मेरी पहली खिड़की के व्यू के लिए मैं कुछ डालियाँ और पत्ते बना रही हूँ। आपको आपकी खिड़की से जो भी दिखता है आपको वो बनाना है। वो बिल्डिंग्स भी हो सकती हैं, सिर्फ आसमान और बादल भी हो सकते हैं, या फिर आपकी खिड़की के सामने जाती हुई रोड भी हो सकती है। स्क्रैच करते वक्त अगर पेंट गलत जगह से निकल भी जाए तो घबराइए नहीं, इसको आप लास्ट में फिक्स कर सकते हैं। आपको सिर्फ ब्लैक पेंट लेकर उन एरियाज पे फिर से लगा देना है। मेरा पहला खिड़की का व्यू तैयार हो गया है। अब मैं दूसरा बनाऊंगी। मुझे चांद और तारे बनाना और देखना बहुत पसंद है, तो मैं ये दूसरी ड्राइंग के लिए रात का सीन बनाना चाहती हूँ। ये सेकंड व्यू के लिए भी आपको वो बनाना है जो कि आप देखना चाहते हैं, जो कि आपको पसंद है। तो इस ड्राइंग के लिए आपको अपनी इमेजिनेशन यूज़ करनी है और जो दिल में आए आपको वो बनाना है। ये स्टार्स बनाना बहुत ही आसान है। आपको सिर्फ तारों के जैसे छोटे छोटे डॉट्स बनाने हैं। मुझे बिल्लियाँ बहुत पसंद हैं, तो मैं इस खिड़की पर एक छोटी सी बिल्ली बैठाना चाहती हूँ। आपने देखा कि इनको बनाना कितना इजी है। अब आप अपने 2 व्यूज बना के हमें भेज सकते हैं, और मैं आपको फिर से मिलूंगी कुछ और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए बहुत ही जल्द। बाय। आप सभी बच्चों से यह अनुरोध है कि आप भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लीजिए और अपनी एंट्रीज को हमारे पास भेजिए। आप अपनी एंट्रीज हमें 3 तरीकों से पहुंचा सकते हैं। पहला, व्हाट्सएप द्वारा इस नंबर पर भेज सकते हैं। नंबर है 9321961744 9321961744। दूसरा, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं इस मेल आईडी पे BEPCDDPROG
ram@gmail.com, या आप हमें डाक के माध्यम से भी अपनी एंट्रीज भेज सकते हैं इस पते पर। गुणवत्ता संभाग, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, शिक्षा भवन, राष्ट्रभाषा परिषद परिसर, सैदपुर, राजेंद्र नगर, पटना 800004। बच्चों, आपको अपनी एंट्रीज हमें इस प्रारूप में भेजनी है। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम, फिर विद्यालय का नाम, उसके बाद कक्षा और एकदम अंत में जिला। इस तरह से लिखकर आप अपनी एंट्रीज हम तक पहुंचा सकते हैं। और याद रखें, आप हमें अपनी एंट्रीज आने वाले शुक्रवार शाम 6 बजे तक ही भेज सकते हैं। धन्यवाद। हाय, मेरा नाम स्मृति चौधरी है। मैं एक आर्टिस्ट और ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ। आज मैं आपके साथ फिर से एक नए टेक्निक से आर्ट बनाने वाली हूँ। ये जो तरीका है, इसको इंग्लिश में पेपर कोलाज बोलते हैं, जिसमें हम पेपर कट करके स्टिक करके अपनी ड्राइंग बनाएंगे। इसके लिए आपको चाहिए 2 पेपर्स, एक छोटा साइज़ और दूसरा बड़ा साइज़, वाटर कलर्स, ब्रश, फेविकॉल, सिजर्स और पानी जो पेंट करने के लिए है। सबसे पहले बड़ा वाला पेपर लेकर आपको अलग अलग कलर से पेंट करना है। कुछ जगह पर प्लेन कलर को मिक्स करेंगे और कुछ जगह पर पैटर्न्स बनाएंगे। अगर आपके पास वाटर कलर्स नहीं हो तो आप कोई भी तरह के कलर्स यूज़ कर सकते हैं। मुझे मेरे क्लाउड्स पिंक, येलो और ब्लू चाहिए, तो मैं ज़्यादा वो कलर्स यूज़ कर रही हूँ। आप जो ड्राइंग्स बनाना चाहते हैं, आप उस हिसाब से कलर यूज़ कर सकते हैं। पेपर को बस चारों तरफ से कवर कर देना है। अब एक पेंसिल लेकर हम रफ ड्राइंग बनाएंगे। बादलों और घर के साइज़ के लिए छोटे पेपर से अंदाज़ा लेंगे। अब उस अंदाजे से हम अंदर कुछ छोटे और कुछ बड़े बादल बनाएंगे। ये सिर्फ एक रफ ड्राइंग है। काटने के टाइम हम इसको अच्छी तरह से शेप दे सकते हैं। ये बादलों की पहली लेयर के लिए अब काफ़ी है। अब हम इनको सिजर से अच्छे से काटेंगे। बड़े बादल हम पीछे की तरफ लगाएंगे और छोटे बादल सामने। आप काटते वक्त अपने पीसेस को जैसे लगाना है वो डिसाइड कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको कितने पीसेस चाहिए उसका अंदाज़ा हो जाएगा। मैंने आसमान पर घर बनाया है। आप अपनी इमेजिनेशन यूज़ करके इस टेक्निक से कुछ भी बना सकते हैं। अलग अलग ग्रीन और येलो पेंट करके इस तरह से काटकर पेड़ पौधे या जंगल बनाने में भी बहुत मज़ा आता है। अब हम इनको चिपकाना चालू करेंगे। जो लेयर पीछे की तरफ है उसे हम पहले चिपकाएंगे। मैं फेविकॉल यूज़ कर रही हूँ, आप ग्लू स्टिक भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ क्लाउड्स को पेपर से बाहर जाने दे सकते हैं, इसे हम बाद में काटेंगे। इस तरह से ड्राइंग बनाना बहुत ही आसान है। अगर आपको पेंट नहीं करना हो तो पुरानी मैगजीन्स या न्यूज़पेपर से भी अपने शेप काट के चिपका सकते हैं। क्लाउड्स का पहला लेयर तैयार हो गया है। अब बचे हुए स्पेसेस के लिए हम बाकी पेपर से छोटे छोटे क्लाउड्स काट कर लगाएंगे। आप जितनी लेयर्स लगाएंगे उतना ही अच्छा लगेगा। अब ये सारे पीसेस हमने चिपका दिए हैं। फेविकॉल अच्छे से सूख जाने के बाद हम इसको पलट कर जो क्लाउड्स बाहर निकल रहे हैं उनको सिजर से कट कर देंगे। ये तैयार हो जाने के बाद आप पेन लेकर कुछ डिटेल्स भी डाल सकते हैं। मैं इस घर पर खिड़की और दरवाज़ा ऐड कर रही हूँ। आप जो भी ड्राइंग्स बनाएंगे उस हिसाब से इस ड्राइंग पे डिटेल डाल सकते हैं। ये टेक्निक जो लोग ड्राइंग नहीं बनाना जानते उनके लिए भी बहुत आसान है। तो अब आप ये तरीका ट्राई करके हमें अपने आर्टवर्क भेज सकते हैं और मैं आपको जल्दी मिलूंगी कुछ और नया आर्ट बनाने के लिए। बाय। आप सभी बच्चों से यह अनुरोध है
कि आप भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लीजिए और अपनी एंट्रीज को हमारे पास भेजिए। आप अपनी एंट्रीज हमें 3 तरीकों से पहुंचा सकते हैं। पहला, व्हाट्सएप द्वारा इस नंबर पर भेज सकते हैं। नंबर है 9321961744 9321961744। दूसरा, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं इस मेल आईडी पे BEPCDPROGRAM@gmail.com, या आप हमें डाक के माध्यम से भी अपनी एंट्रीज भेज सकते हैं इस पते पर। गुणवत्ता संभाग, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, शिक्षा भवन, राष्ट्रभाषा परिषद परिसर, सैदपुर, राजेंद्र नगर, पटना 800004। बच्चों, आपको अपनी एंट्रीज हमें इस प्रारूप में भेजनी है। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम, फिर विद्यालय का नाम, उसके बाद कक्षा और एकदम अंत में जिला। इस तरह से लिखकर आप अपनी एंट्रीज हम तक पहुंचा सकते हैं। और याद रखें, आप हमें अपनी एंट्रीज आने वाले शुक्रवार शाम 6 बजे तक ही भेज सकते हैं। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम आकांक्षा है और मैं एक पीएचडी की छात्रा हूँ। मेरा रिसर्च एनवायरमेंटल साइंस में है और मैं आज आपको 3 एक्सपेरिमेंट समझाने वाली हूँ। आपने न्यूज़ में या स्कूल में पढ़ा ही होगा कि दुनिया भर में मानव गतिविधियों के कारण कई सारे एनवायरमेंटल इश्यूज हो रहे हैं। इनफैक्ट हमारे देश में भी हर साल एयर पोल्यूशन के कारण लाखों लोग बीमार पड़ते हैं और कई लोगों की मौत भी हो जाती है। तो आज इसको समझने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट बताऊंगी। एयर पोल्यूशन समझने के लिए हमें ये जानना होगा कि एयर पोल्यूशन में सिर्फ धुआं ही नहीं होता, बल्कि इसमें छोटे छोटे पार्टिकुलेट मैटर भी होते हैं। पार्टिकुलेट मैटर यानी कि PM 2.5, जहाँ पे 2.5 का मतलब है कि वो पार्टिकल्स जिनका साइज 2.5 माइक्रोन से छोटा हो। तो ऐसे पार्टिकल जब हम सांस लेते हैं ये हमारे शरीर में घुस जाते हैं। तो इनको समझने के लिए हम एक कार्डबोर्ड का बॉक्स कटआउट लेंगे इस तरह, और उसमें सेलो टेप चिपका देंगे ताकि एक तरफ हमारा चिपकने वाला साइड हो। फिर इसको हम घर के किसी ऐसे कोने में टांग देंगे जहाँ एयर पोल्यूशन होने की ज़्यादा संभावना हो, जैसे कि रसोई घर हुआ या आपके घर के बाहर कोई सड़क जा रही हो तो वहाँ के दरवाजे पर। इनको आप कुछ दिनों तक टांगे रखिए, तब आप देखेंगे कि इसमें छोटे काले पार्टिकल्स चिपक गए हैं। इन्हीं को हम पार्टिकुलेट मैटर कहते हैं। आप फिर इसे अपने दोस्तों के कार्डबोर्ड से कंपेयर करिए तो आप जान सकते हैं कि घर के किस कोने में एयर पोल्यूशन ज़्यादा है, कि रसोई घर में ज़्यादा है, या फिर शहर के किस इलाके में एयर पोल्यूशन ज़्यादा है। तो जब आप एयर पोल्यूशन देख पाएंगे तभी हम आगे जाकर इसको रोकने के स्टेप्स ले सकेंगे। माध्यम से भी अपनी एंट्रीज भेज सकते हैं इस पते पर। अगर हमारे पास 2 कटोरियाँ हो, एक में गर्म पानी हो और एक में ठंडा पानी हो, और हमें बिना छुए पता लगाना है कि किस पानी का क्या तापमान हो, तब हम ये कैसे कर सकते हैं। इसको करने के लिए हम एक सिंपल चीज़ यूज़ करेंगे। हम पेन की इंक या पेन की स्याही का प्रयोग करेंगे। दरअसल तापमान जो होता है वो किसी भी पदार्थ के मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी का संकेत होता है। यानी कि अगर पानी गर्म हो तो उनके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, और अगर हम उसमें इंक डालेंगे तो वो ज़्यादा जल्दी फैलेगा। इसी तरह अगर पानी ठंडा हो तो उनकी एवरेज मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी कम होगी और इंक स्लोली फैलेगा। ये हमारी 2 कटोरियाँ हैं और अब इसमें इंक डाल रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इस कटोरे में इंक जल्दी फैली है, तो ये गर्म पानी का कटोरा है, और इसमें धीरे से फैली है तो ये ठंडे पानी का कटोरा है। अब आप और तरीके सोचिए इन दोनों में अंतर करने के। इस थ्योरम के अनुसार अगर हमारे पास एक ट्रायंगल हो और उसका एक एंगल 90 डिग्री हो, तो उस एंगल के ऑपोजिट वाले साइड का स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगा, यानी a² + b² = c²।
पाइथागोरस थ्योरम हम काफ़ी जगह इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि बिल्डिंग्स बनाने में या जीपीएस के सहायता से कोई जगह लोकेट करने में। इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम एक जैसे 4 ट्रायंगल्स यूज़ करेंगे और उसे इस तरह अरेंज करेंगे। आप देख सकते हैं कि इसके बीच का स्क्वायर, इस स्क्वायर का एरिया हो गया सी स्क्वायर। अब हम इन चारों ट्रायंगल्स को रीअरेंज करेंगे इस प्रकार। अब हमारे पास 2 रेक्टेंगल्स बनते हैं और 2 स्क्वायर्स। इस स्क्वायर का एरिया हो गया ए स्क्वायर और इस स्क्वायर का एरिया हो गया बी स्क्वायर। अब आपने देखा होगा कि दोनों रीअरेंजमेंट्स में जो पूरे फिगर का एरिया है वो कांस्टेंट रहा है और ये चारों ट्रायंगल्स का एरिया भी कांस्टेंट है। तभी हम कह सकते हैं दोनों को कंपेयर करके कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स सी स्क्वायर। मैं आशा करती हूँ आपको मेरे तीनों एक्सपेरिमेंट्स पसंद आए। अब आप घर पे ट्राई करिए और हमें बताइए कि आप पाइथागोरियन थ्योरम और किस तरीके से प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू। आप सभी बच्चों से यह अनुरोध है कि आप भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लीजिए और अपनी एंट्रीज को हमारे पास भेजिए। आप अपनी एंट्रीज हमें 3 तरीकों से पहुंचा सकते हैं। पहला, व्हाट्सएप द्वारा इस नंबर पर भेज सकते हैं। नंबर है 9321961744 9321961744। दूसरा, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं इस मेल आईडी पे BEPCDDPROGRAM@gmail.com, या आप हमें डाक के माध्यम से भी अपनी एंट्रीज भेज सकते हैं इस पते पर। गुणवत्ता संभाग, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, शिक्षा भवन, राष्ट्रभाषा परिषद परिसर, सैदपुर, राजेंद्र नगर, पटना 800004। बच्चों, आपको अपनी एंट्रीज हमें इस प्रारूप में भेजनी है। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम, फिर विद्यालय का नाम, उसके बाद कक्षा और एकदम अंत में जिला। इस तरह से लिखकर आप अपनी एंट्रीज हम तक पहुंचा सकते हैं। और याद रखें, आप हमें अपनी एंट्रीज आने वाले शुक्रवार शाम 6 बजे तक ही भेज सकते हैं। धन्यवाद। हेलो इंडिया, नमस्कार। पेरेंट्स के लिए बच्चों को अवार्ड्स मिलने की खुशी सबसे अधिक होती है, और अगर ये अवार्ड्स ऐसे आइडिया इनोवेशन के लिए मिले जो दूसरों की जिंदगी को आसान बना दे, तो ये और भी बढ़ जाती है। देश भर के हजारों बच्चे विज्ञान पर आधारित अपने आइडिया इनोवेशन के लिए पहचान और सम्मान पा रहे हैं और नए भारत के निर्माण का हिस्सा बन रहे हैं। आप भी 6ठी से 10वीं कक्षा में पढ़ रहे अपने बच्चों को DST और NIF द्वारा आयोजित इंस्पायर अवार्ड्स मानक में भाग लेने के लिए प्रेरित करें। अधिक जानकारी के लिए गूगल करें इंस्पायर अवार्ड्स मानक।